चलिए बच्चे शुरू और करते सर हैं। मेरा का पेपर 24 का है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। लास्ट क्लास में हमने ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की थ्योरी कर ली थी। आज प्रैक्टिकल पोर्शन इसका शुरू करते हैं हम। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक बारी थोड़ा सा फटाफट से रिकॉल करा देता हूँ कुछ स्टूडेंट्स जो नहीं थे। सपोज हम बात करते हैं जी, ए और बी दो पर्सन है। ए ने गुड्स सेल किए क्रेडिट पर मिस्टर बी को। ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझ लेंगे बेटा, प्रैक्टिकल में भी इन सबका काम आएगा ही। ए ने गुड्स सेल किए बी को क्रेडिट पर, तो ए क्या करेगा, एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाएगा, बी को देगा, बी उसको साइन करके स्टैम्प करके ए को रिटर्न कर देगा। ये जो प्रोसीजर होता है बच्चे, ये प्रोसीजर क्या कहलाता है हमारा, हमने पढ़ा था एक्सेप्टेंस। अब वो पेज ऑफ पेपर से ए को पैसे मिलेंगे और बी पैसे देगा, तो इसको पैसे मिलेंगे तो इसके लिए वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल और इसके लिए कहलाएगा बिल्स पेएबल। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने। इसके लिए वो डॉक्यूमेंट होगा हमारी एसेट्स और इसके लिए वो डॉक्यूमेंट क्या बन जाएगा, हमारी लाइबिलिटी। फिर हमने पढ़ा था बच्चे, एक वर्ड पढ़ा था ड्रॉर और ड्रॉई। वो पर्सन जो बिल बनाएगा, ए ने बिल बनाया तो ए कहलाएगा मेरा ड्रॉर। वो पर्सन जिसने पेमेंट देनी है वो कहलाएगा ड्रॉई। ठीक है, जिसको पेमेंट मिलती है वो कहलाता है पेई। इस केस में हमारा जो ए है वो ड्रॉर है और पेमेंट भी इसी को मिलेगी, तो ये क्या कहलाएगा, पेई भी। तो ए मेरा ड्रॉर भी हो गया और ए मेरा पेई भी हो गया। फिर हमने पढ़ा था ड्रॉर और पेई अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकता है। ठीक है, इतनी हमने बात की थी लास्ट क्लास में। फिर हमने लास्ट क्लास में एक बात की थी डेट ऑफ मेच्योरिटी से रिलेटेड। डेट ऑफ मेच्योरिटी में हमने क्या पढ़ा था, बिल में हमेशा हमें 3 दिन क्या ऐड करने हैं, डेज ऑफ ग्रेस। अगर वो बिल बोलता है ऑन डिमांड या एट साइड है तो डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होंगे, अदरवाइज डेज ऑफ ग्रेस ऐड होंगे। और बिल चाहे 1 महीने का बने, 3 मंथ्स का बने, 6 मंथ्स का बने, डेज ऑफ ग्रेस हमारे कितने रहने वाले हैं बच्चे, 3 दिन ही रहने वाले हैं। 3 डेज ऑफ ग्रेस। फिर हमने एक बात पढ़ी थी, अगर हमारे जो बिल की डेट ऑफ मेच्योरिटी है वो किसी भी आ जाती है जी पब्लिक हॉलीडे पे, मतलब जो हॉलीडे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो हमारी जो डेट ऑफ मेच्योरिटी आएगी वो क्या हो जाएगी, वन प्रिसीडिंग डे। वन प्रिसीडिंग वर्किंग डे हो जाएगी हमारी। ठीक है, और अगर हमारी डेट ऑफ मेच्योरिटी आ जाती है जी किसी भी दिन, जिस दिन गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कोई भी इमरजेंसी हॉलीडे, तो हमारा उस केस के अंदर नेक्स्ट वर्किंग डे जो होगा उसको हमारी डेट ऑफ मेच्योरिटी चली जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था जी, अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमारी डेट ऑफ मेच्योरिटी 15 अगस्त टू 2 अक्टूबर या फिर 26 जनवरी को आती है, तो ये जो सभी हैं हमारे नेशनल हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडे, डिक्लेयर्ड हॉलीडे हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता होते हैं। तो इन सभी के केस में जो डेट ऑफ मेच्योरिटी होगी वो एक दिन पहले या 14 या 1 या 25 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, ये लास्ट क्लास का हमने फटाफट से एक बार रिकॉल कर लिया। अब हम आज का अपना प्रैक्टिकल काम शुरू करते हैं। बच्चों हमारे पास अब एक टॉपिक आता है जो हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर में हमें समझ में आना चाहिए। पूरे चैप्टर में जर्नल एंट्रीज है, हमें जर्नल एंट्री करनी है। एक चीज हमें समझनी है जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हाउ डेल्ट। हाउ डेल्ट का मतलब क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो प्रैक्टिकल वर्क है हम कितने तरीके से कर सकते हैं, इसकी डीलिंग कितने तरीके से हो सकती है, या ऑप्शंस अवेलेबल फॉर डीलिंग विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बच्चे मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जो पहली ऑप्शन आएगी वो आती है रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। इसका देखिए क्या मतलब होता है। फर्स्ट ऑप्शन आती है रिटेन द बिल टिल दी डेट ऑफ मेच्योरिटी। ये मैं अभी हेडिंग लिख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ, बस डिटेल में आज हम इनको पढ़ना शुरू करेंगे। मतलब जो ड्रॉर है वो बिल को रिटेन करता है मेच्योरिटी डेट तक, यानी कि जो बिल है ड्रॉर के पास ही रहेगा मेच्योरिटी डेट तक। सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारी डिस्काउंट द बिल विद बैंक। शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी क्योंकि हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका मतलब है हमने टाइम से पहले बैंक से पेमेंट ले ली।
थर्ड पॉसिबिलिटी हो गई बच्चे हमारी एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर। हमने बिल को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया, किसी थर्ड पर्सन को, क्रेडिटर को बिल भेज दिया। सेंड द बिल फॉर कलेक्शन, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी फर्स्ट पॉइंट से डिटेल में करते हैं। देखिए बच्चे, अब हम आ जाते हैं जी फर्स्ट केस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। बच्चों जैसा मैंने बताया इस पूरे चैप्टर के अंदर ना जर्नल एंट्रीज हैं। ठीक है, अभी तक हमने अकाउंट्स में जितने भी चैप्टर पढ़े, हम ऑलवेज बात करते थे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा सोचते थे, बट इस चैप्टर के अंदर हमें अपनी बात भी करनी है और सामने वाले की बात भी करनी है। ठीक है, देखिए मैं आपको इस चैप्टर की पूरी जर्नल एंट्री समझा रहा हूँ वन बाय वन। हम सपोज दो पार्टीज की बात करते हैं, एक ए है और एक बी है हमारे पास। ए को हम मान लेते हैं जी ड्रॉर है, और बी कौन है हमारा, ड्रॉई। मतलब ए गुड्स सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है, बी को। एक गुड्स बिल्स रिसीवेबल बना रहा है और बी को दे रहा है, और बी उसको साइन करके ए को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब पूरी की पूरी जर्नल एंट्री है। अभी तो मैं आपको ऐसे आमने सामने लिख के विदाउट जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के समझा रहा हूँ, बट हमें बात समझनी है। जब हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करेंगे तो ये जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के साथ होगा, और जब जर्नल एंट्री लिखी जाती है तो हमें नरेशन भी लिखनी है। ठीक है, जर्नल एंट्री भी आएगी, नरेशन भी आएगी, और मुझे एग्जाम में वो बताएगा कि मुझे ड्रॉर की बुक्स बनानी है, ड्रॉई की बुक्स बनानी है, ये दोनों की बुक्स बनानी है। इसका मतलब है बच्चे ये मैं बना रहा हूँ ड्रॉर की बुक्स, इसका मतलब है ये मैं बना रहा हूँ ड्रॉई की बुक्स। ठीक है, अभी मैं दोनों की बुक्स आपको साइमल्टेनियसली समझा रहा हूँ, समझिए। देखिए क्वेश्चन में लिखा होगा बच्चे हमारे पास, ए ने गुड्स सेल किए जी बी को, ए ने बी को क्रेडिट पर गुड्स सेल किए। जब ए ने गुड्स सेल किए बी को क्रेडिट पे, तो बच्चे मेरी जर्नल एंट्री क्या होने वाली है, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए ये जर्नल एंट्री तो ऑलरेडी हम सभी फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हैं ना, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ए ने गुड्स सेल किए क्रेडिट पर किसको, बी को। अब बी की बुक्स में भी हमें एंट्री समझनी है। ए ने सेल किए तो बी ने तो गुड्स खरीदे होंगे ना, इसने सामान बेचा तो उसने सामान खरीदा। इसकी बुक्स में सेल्स रिकॉर्ड होगी तो उसकी बुक में क्या रिकॉर्ड होगी, परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। अमाउंट बच्चे मुझे गिवन होगा, ये सारा काम जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में करना है। जहां मैं 1 2 ये लिखूंगा, वहां पे बेसिकली डेट आएगी। अगर मुझे क्वेश्चन में डेट गिवन होगी तो डेट आएगी। ठीक है बच्चे, देखो इसने गुड्स को सेल किया, इसने गुड्स को परचेज किया। अब हमने क्या सीखा था, क्या होगा, ए एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाएगा, बी को देगा, बी उसको साइन करके रिसीविंग करके ए को रिटर्न कर देगा। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है बच्चे एक्सेप्टेंस। जब आप बुक से क्वेश्चन करेंगे तो पूरी लंबी चौड़ी लाइन लिखी होगी, बट इस सारे प्रोसेस के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए हमारे पास कोई अलग से जर्नल एंट्री नहीं है, एक ही जर्नल एंट्री होगी कि ए ने एक बिल बनाया और बी को दिया, और बी ने साइन करके उसको वापस कर दिया। तो बच्चे जो ए बिल बनाएगा वो बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल। तो मेरी एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। बच्चे एक एक बात यहाँ पे ना मीनिंग आप ध्यान से समझेंगे। ये एंट्रीज पूरे चैप्टर में सेम रहने वाली हैं, बट हम कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जहाँ एक ही क्वेश्चन में 5 5 6 6 पार्टीज आएंगी। तो हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना है। देखिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बी। ये जो बिल्स रिसीवेबल है बच्चे, ये मेरी क्या है, एसेट्स है ना। बिल्स रिसीवेबल मेरी एसेट्स है, मेरे पास एक एसेट्स आ गई, एसेट्स इंक्रीज हो गई, और हम सभी को पता है एसेट्स इंक्रीज होती है तो कौन सी साइड आती है, डेबिट साइड। ठीक है, ये बी कौन था मेरा, जब मैंने बी को सामान उधार बेचा था तो बी बच्चे मेरा कौन था, डेटर था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इस एंट्री का क्या मीनिंग है कि डेटर वाली एसेट्स रिड्यूस हो गई और बिल्स रिसीवेबल वाली एसेट्स इंक्रीज हो गई। बी मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डेटर को, मुझे जिससे पैसा लेना है। तो डेटर वाली एसेट रिड्यूस हो गई, एसेट्स रिड्यूस होती है तो कौन सी साइड आती है, क्रेडिट साइड में। ठीक है, देखिए डेटर डिक्रीज हो गया और एक और एसेट्स में कन्वर्ट हो गया, और उस एसेट्स का नाम क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल। डेटर वाली एसेट्स डिक्रीज, बिल्स रिसीवेबल वाली एसेट्स इंक्रीज।
अब इसके लिए ये बिल्स रिसीवेबल है, तो इसके लिए बच्चे क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल। तो यहाँ पे मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, ए डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है, ये बिल्स पेएबल क्या बन गया बच्चे, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड में। और ए की इसके लिए, बी के लिए ए कौन था, क्रेडिटर। ठीक है, इसके लिए मतलब हो गया कि बिल्स पेएबल वाली लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर वाली लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, घट गई। पहले देखिए इसने सेल किया फिर बिल बनाया, ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना। अब बच्चे ड्यू डेट आ जाएगी, मेरी डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाएगी। डेट ऑफ मैच्योरिटी पे कोई बच्चा बताएगा बिल किसके पास होगा, ए के पास होगा या बी के पास होगा। एक के पास। यस, वेरी गुड। बिल किसकी प्रॉपर्टी है, ए की प्रॉपर्टी है। बिल किसके पास होगा, ए के पास होगा। पेमेंट किसको मिलेगी, ए को मिलेगी। और पेमेंट देगा कौन बच्चे, बी। तो ड्यू डेट पे ए को पेमेंट मिलेगी, तो मेरे पास यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यानी कि कैश इंक्रीज हो गया, बिल्स रिसीवेबल वाली एसेट्स रिड्यूस हो गई। और यहाँ पे इसके पास एंट्री हो जाएगी मेरे पास, बिल्स पेएबल डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, देखो किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछे बेटा। ये फर्स्ट केस हमारा हो गया। फर्स्ट केस क्या था, अगर ड्रॉर रिटेन करता है बिल को टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, देखो दोबारा से कॉन्सेप्ट समझो, रिटेन, बिल को रिटेन करा जा रहा है, रखा जा रहा है मैच्योरिटी तक। तो ये जो ड्रॉर है, बिल तो इसी के पास था, बिल मैच्योरिटी तक इसी ने अपने पास ही रखा है ना, ना एंडोर्स किया, ना बैंक से ट्रांसफर कराया, कुछ भी नहीं किया। तो ड्यू डेट पे बिल इसकी प्रॉपर्टी थी, पेमेंट इसी को मिला। यहाँ तक बच्चे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। लायबिलिटी होती है। क्या बच्चे, देखिए बच्चे सेकंड केस पे आते हैं, डिस्काउंट द बिल विद द बैंक। इसका क्या मीनिंग है समझेंगे। देखिए अगेन हम पहले मान लेते हैं जी, ए और बी दो पार्टीज हैं हमारे पास। ए हमारा कौन हो गया, ड्रॉर। और बी कौन हो गया हमारा, ड्रॉई। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, ए ने गुड्स सेल किए जी बी को, तो अगेन ये एंट्री क्या लिखेगा, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसने सेल किए तो बी ने परचेज किए, तो बी के लिए एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। फिर ए ने एक बिल बनाया, बिल को साइन किया, तो एंट्री क्या बन जाएगी जी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। वही वाला कॉन्सेप्ट, सारा सेम कॉन्सेप्ट। इसके लिए बिल्स रिसीवेबल एसेट्स हो गया, इसके लिए बिल्स पेएबल लायबिलिटी हो गया। ठीक है, इसने गुड्स सेल किए, इसने खरीदे, इसने ए ने एक बिल बनाया, बिल ड्रॉ किया, बी को दिया, बी ने उस बिल को साइन करके किसको रिटर्न कर दिया जी, बी, बी को। तो इसके लिए बिल्स रिसीवेबल बन गया और इसके लिए बिल्स पेएबल बन गया। ठीक है, अब होता क्या है बच्चे, सपोज हमारा जो बिल बना है, सपोज कर लेते हैं जी, हमने सेल की है 1 अप्रैल को। ठीक है, बिल भी बन गया 1 अप्रैल को। अब जो मेरी डेट ऑफ मैच्योरिटी है ना, सपोज बिल बना 3 मंथ्स के लिए, बिल बना जी 3 मंथ्स के लिए, तो डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी, अप्रैल मई जून। 4 जुलाई मेरी डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाएगी, 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने के बाद। अब ए को तो जो पेमेंट की जरूरत है ना, 2 महीने बाद ही पेमेंट की जरूरत पड़ गई, सॉरी सपोज कहते हैं 2 दिन बाद ही ए को पेमेंट की जरूरत पड़ गई, तो बी तो देगा नहीं, बिकॉज उसका तो एग्रीमेंट हुआ है जी 3 मंथ्स बाद पेमेंट देगा। तो क्योंकि हमने पढ़ा ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो ए इस बिल को बैंक के पास लेके जाएगा और बैंक से इसको डिस्काउंट करा लेगा। डिस्काउंट का क्या मतलब, वो एक तरह से ए ये बिल बैंक को बेच देगा और बैंक अपना कुछ कमीशन काट के ए को पेमेंट दे देगा। देखिए, अब सपोज यहाँ पे 2 अप्रैल की हम बात करते हैं, ए को 2 अप्रैल को ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ए इस बिल को बैंक के पास ले गया और बैंक से इस बिल को उसने क्या करा लिया, डिस्काउंट। तो मेरे पास ये जर्नल एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, यानी कि बिल्स रिसीवेबल उसने दे दिया बैंक को और बैंक से पेमेंट ले ली, बैंक ने इसके बदले में कुछ डिस्काउंट या कमीशन काट लिया। ये कैसे कैलकुलेट होगा जी, ये समझते हैं। सपोज बिल की अमाउंट 1000 रुपीज थी। ठीक है, देखो 1000 रुपीज थी और डिस्काउंट का रेट मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा, सपोज 10% है।
अच्छा, बैंक इस बिल को कितने महीने संभाल के रखेगा? 3 मंथ्स, क्योंकि ये जो रेट होता है ये एनुअल होता है, 10% पर एनम बेसिकली, ठीक है? बिंग बैंक इस बिल को कितने महीने संभाल के रखेगा? 3 मंथ्स, क्योंकि बैंक को पेमेंट कब मिलेगी? आफ्टर 3 मंथ्स। तो ये मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस आ जाएगा। ये आ गए बच्चे 25 रुपीस। बैंक ने 25 रुपीस कमीशन काटा और हमें पेमेंट दे दी, ठीक है? हमने ये बिल एक तरीके से बैंक को भेज दिया, बैंक ने हमें सेम डेट पे पेमेंट दे दी। अब ये हमें पेमेंट मिल गई 975, ये बिल किसके पास चला गया जी? बैंक के पास। अब मुझे बताएंगे बच्चे लोग, ड्यू डेट पे बिल किसके पास होगा? ए के पास होगा या बैंक के पास होगा? बैंक के पास। बैंक के पास। बैंक के बिल पास। किसकी प्रॉपर्टी बन चुका है? बैंक की प्रॉपर्टी बन चुका है। ए ने तो एक तरह से बैंक को बिल बेच दिया। अब ड्यू डेट पे बैंक अप्रोच करेगा किसको? बी को, क्योंकि ड्रॉई तो यही है। बैंक अप्रोच करेगा बी को कि भैया आप मुझे पेमेंट दे दो। ड्यू डेट आ गई जी 4 जुलाई। 4 जुलाई को बी पेमेंट दे देगा बैंक को। तो पेमेंट देने की वही नॉर्मल एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कितनी पेमेंट देगा? 1000 रुपीज पूरे, बिकॉज बिल तो 1000 रुपीज का था, ठीक है? अब बैंक को क्या फायदा हुआ बच्चे? बैंक को फायदा हुआ कि बैंक को 25 रुपीज का कमीशन मिला। हमें क्या फायदा हुआ? हमें पेमेंट पहले मिल गई। हमें तो पेमेंट पहले मिल गई ना। पेमेंट जो देने वाला था ड्रॉई, इसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप ध्यान से देखिए, हमने बिल को जब बैंक से डिस्काउंट कराया तो हमने बी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं की, क्योंकि ये बिल मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है। मैं बैंक से डिस्काउंट कराऊं, अपने पास रखूं, कुछ मर्जी करूं, बी को इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो डिस्काउंट कराने की बी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं हुई। अब जब ड्यू डेट आई तो बिल किसकी प्रॉपर्टी था? बैंक की। बैंक ने अप्रोच करा बी को, बी ने पेमेंट किसको दे दी? बैंक को। तो ए पिक्चर से बाहर है, ए का कोई रोल नहीं हुआ, ठीक है? इसी बात को मैं अगर आपको यहाँ बताऊं, ए है, बी है और ये बैंक है। तो ड्यू डेट पे पेमेंट मिल गई बैंक को। पेमेंट किसने दी? बी ने। ए ऑलरेडी पेमेंट लेके पिक्चर से बाहर हो चुका है। तो ड्यू डेट पे सिर्फ इन दोनों का रिलेशन रह गया, ठीक है? अब अगर आप ध्यान से देखें तो ड्रॉई की सर बुक्स में जनरल बता दो। वेट वेट बच्चे वेट, ड्रॉई की बुक्स में वही सारी हमने एंट्रीज करी जो फर्स्ट केस में करी थी। इसके में और यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। हाँ जी, बोलो, कौन बच्चा क्या कह रहा है? सर मैं कह रही हूँ कि ये जो लास्ट एंट्री है ना, ये एक बार दोबारा से बता दो। ये वाली? हाँ जी। बच्चे तो नॉर्मल वही एंट्री है, देखो यहाँ पे जो हमने लिखी थी, बिल्स पेबल डेबिट टू कैश। इसका क्या मतलब है कि उसने बी ने यहाँ अपने, पे बैंक नहीं आएगा। नहीं बैंक नहीं आएगा। बी के लिए तो नॉर्मल है, मतलब बी के लिए तो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बी बैंक ने अप्रोच करा बी को, तो बी ने तो अपना वो जो डॉक्यूमेंट है, वो प्रूफ है, वो ले लिया और बैंक को पैसे पकड़ा दिए। तो नॉर्मल एंट्री बिल्स पेबल डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है? ठीक है सर, तो इसमें ए को देने की जगह बैंक को दे दिया। यस दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चाहिए, अब मेरी बात समझो, चाहिए पेमेंट ए को दे, चाहे बैंक को दे, चाहे सी को दे, उसका तो कैश डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये तो क्या लिखेगा? बिल्स पेबल डेबिट टू कैश, ठीक है? ठीक है सर, या देखो जी थर्ड केस, एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर। हमने बिल को एंडोर्स कर दिए, किसके फेवर में? क्रेडिटर के फेवर में, ठीक है? क्या मतलब है समझते हैं। अब इस क्वेश्चन में बच्चे हमारे पास तीन पार्टीज एग्जिस्ट करेंगी, ए, बी, सी, ठीक है? दोबारा समझा रहा हूँ, जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, इसको फेयर में, स्कूल में करेंगे, तो ऐसे आमने सामने नहीं करेंगे, प्रॉपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के करेंगे। अभी तो मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ कि सारे, कि आमने सामने आपको सारे केसेस समझ में आए। और ये बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है। आप देखेंगे थोड़ी देर में सारी सेम सेम एंट्रीज ही कर रहे हैं हम बार बार, ठीक है? देखो जी, सबसे पहले ए ने गुड्स सेल करे बी को, तो सेल करने की एंट्री क्या होगी बच्चा मेरे पास? बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है? बी ने परचेज करे, तो बी क्या एंट्री लिखेगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। इसने सेल करे, इसने परचेज करे। अब ये एक बिल्स रिसीवेबल बनाएगा, ये एक बिल्स रिसीवेबल बनाएगा। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बी, और इसके लिए वो क्या हो जाएगा? बिल्स पेएबल।
ए डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है जी। अब ड्यू डेट से पहले, ए ने ये बिल एंडोर्स कर दिया किसको, सी को। ए ने ये बिल ट्रांसफर कर दिया सी को। क्यों? क्योंकि सपोज ए को पेमेंट देनी थी सी को और उसने पेमेंट कैश में ना देके उसको क्या ट्रांसफर कर दिया, बिल्स रिसीवेबल। तो अब जो थर्ड एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री तो अभी तक कॉमन है जो हमने बार बार पढ़ रहे हैं हर दोनों केसेस में। थर्ड एंट्री क्या चेंज होगी, ए ने अपना बिल एंडोर्स कर दिया सी को, तो यहाँ पे मेरे पास बच्चे एंट्री होगी सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये एंट्री मेरी इंपॉर्टेंट हो गई। ये एंट्री किस चीज की हो गई, एंडोर्समेंट की। ठीक है। आप ध्यान से देखें, तीनों केसेस में मैं आपको अभी सारे केसेस का कंपैरिजन भी समझाऊंगा। तीनों केसेस में बिल्स रिसीवेबल तो डिक्रीज मेरा हो ही रहा है। बिल्स रिसीवेबल देखिए क्रेडिट साइड में आ गया। ठीक है, बिल मैंने किसको दिया, सी को, तो एंट्री क्या हो गई, सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब ये बिल किसको मिला, सी को मिला। तो अब सी की बुक्स में आप एंट्री ट्राई करो बच्चे बच्चे मुझे बताओ सी अपनी बुक्स में क्या एंट्री लिखने वाला है। सी ट्राई करेंगे बच्चे, क्या लिखेगा बिल्स जी? रिसीवेबल डेबिट टू ए। वेरी गुड जी, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू ए। बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो पूरा चैप्टर इजीली सॉल्व होगा। देखिए जैसे इसने लिखा था जी बिल मिला, किससे मिला, बी से मिला। तो ये क्या लिख रहा है, बिल मिला, किससे मिला, ए से मिला। तो ये क्या लिखेगा एंट्री हमारे पास, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू ए। ठीक है। अब ड्यू डेट पे बिल किसके पास है बच्चे बताओ, सी के पास। सी के पास। ड्यू डेट पे बिल किसकी प्रॉपर्टी है, सी। सी। सी की। सभी लोग आंसर करेंगे बच्चे। पेमेंट किसको मिलेगी, सी को। ए को, बी को या सी को, किसको मिलेगी, सी फॉर कैट। सी फॉर कैट। वेरी गुड। हाँ मैं यही कंफ्यूजन हो गई थी कि क्या बोला आप लोगों ने। पेमेंट देने वाला पर्सन कौन रहेगा, बी। यस, बॉल, बी फॉर बॉल। यस वेरी गुड। ये पर्सन चेंज नहीं होगा बच्चे, पेमेंट देने वाला पर्सन चेंज हो गया, सॉरी पेमेंट मिलने वाला, बट पेमेंट देने वाला पर्सन चेंज नहीं होगा। पेमेंट मिलेगी सी को, देगा कौन, बी। तो आप ध्यान से देखें, अब यहाँ पे हम वही एंट्री लिखेंगे जो कि हमने फर्स्ट केस में ए की बुक्स में लिखी थी। इसको पेमेंट मिल रही है, तो व्हाट ही विल राइट, कैश अकाउंट डेबिट टू अकाउंट डेबिट टू बिल्स बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल के लिए पेमेंट मिल गई। ये क्या लिखने वाला है जी, बिल्स पेबल की इसने पेमेंट दे दी नॉर्मली, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखिए ड्यू डेट पे बिल प्रॉपर्टी था सी की, पेमेंट मिली सी को, देने वाला है बी। ए ऑलरेडी पिक्चर से बाहर हो चुका है, तो इस केस में ए बन गया मेरा ड्रॉर, बी बन गया मेरा ड्रॉई, और सी को पेमेंट मिल रही है तो सी बन गया पेई। ठीक है। देखिए कोई डाउट है तो पूछेंगे। ठीक है। देखो यहाँ तक हमारा ये सेम था। यहाँ पे क्या हुआ, हमने बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा। ठीक है, डेट मुझे गिवन होगी, ये जनरली सेम डेट को ही हम भेज देते हैं। तो हमने एक तरीके से बिल को बैंक के पास सेफ कस्टडी में रखवा दिया। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इसके लिए बैंक हमसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा। इसको इस बात से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसकी बुक्स में कोई एंट्री होगी नहीं। अब ड्यू डेट पे पेमेंट हमें ही मिलेगी, बट इंस्टेड ऑफ कैश बैंक के थ्रू मिलेगी। तो मेरी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये अपनी बुक्स में नॉर्मल एंट्री ही लिखेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है।